नमस्कार, आप देख रहे हैं यादें 2025 नए भारत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो ये वर्ष विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। खासतौर से सड़कों की रफ्तार की बात हम करें, रेलवे की बुलंदियों की बात की जाए या भारत की वैश्विक उड़ान की, ये साल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास की नींव बनाया गया और ये तय किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जरिए ही देश का विकास संभव हो पाएगा। पिछले एक दशक में सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसकी बानगी साल 2025 में भी देखने को मिली। बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश के साथ जहां 2025 की शुरुआत हुई, वहीं साल के आखिर में भी विकास परियोजनाओं का सिलसिला अनावरत चल रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का संदेश साफ था, देश की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तय होगी। इसी वजह से केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया, यानी जीडीपी का करीब 3.1% सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। साथ ही राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिला, जिससे केंद्र और राज्य मिलकर विकास करें। इस बड़े निवेश से जहां सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा और शहरी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को नई रफ्तार मिली, तो वहीं उच्च पूंजीगत व्यय का सीधा असर निजी निवेश को प्रोत्साहन देने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने में भी नजर आया। सरकार की प्रभावशाली नीतियों के परिणाम से ही बुनियादी ढांचा विकास में तेजी देखने को मिलती है, जिसकी रीढ़ बना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जहां अलग अलग मंत्रालय और विभाग एक ही प्लेटफॉर्म पर योजना बनाते नजर आए। इसके तहत सड़क, रेलवे, बंदरगाह, विमानन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन को एकीकृत तरीके से देखा जा रहा है। पीएम गति शक्ति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य परियोजना स्वीकृतियों में देरी को कम करना, दोहराव से बचना और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बेहतर बनाना है। जानकारों की माने तो रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय और पीएम गति शक्ति जैसे एकीकृत प्लेटफॉर्म का संयोजन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक संरचनात्मक बदलाव ला रहा है, जिससे न केवल निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि उद्योग और व्यापार निर्यात को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बात करते हैं भारतीय रेलवे की। जी हाँ, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को हम देखें तो हमने देखा रेलवे नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ वर्ष 2025 में नजर आया। जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने की बात हो या इसके साथ साथ अलग अलग पुल, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया और बताया कि कैसे भारतीय रेलवे जो है उसके जरिए मेक इन इंडिया को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। समुद्र से लेकर पहाड़ों तक, परंपरा से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक, भारतीय रेलवे अब नई बुलंदियों पर नजर आती है। साल 2025 में पटरियों पर सिर्फ रेल नहीं, बल्कि विकास की तेज रफ्तार भी नजर आई। वर्ष 2025 में 4,300 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे नेटवर्क को मंजूरी मिली। साथ ही 28 नई वंदे भारत ट्रेनों की भी शुरुआत हुई, जिसके चलते देश के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हुआ। वहीं आजादी के बाद पहली बार आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा। बेराबी सैरांग रेलवे लाइन पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसकी वजह से कृषि उत्पादों को अब देश के सभी बाजारों तक पहुंच मिल पा रही है। साथ ही पहली बार जम्मू से श्रीनगर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी भी मिली। प्रधानमंत्री ने जम्मू और श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। मल्टी ट्रैकिंग और 99% से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्ष 2025 में ही पीएम मोदी ने 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का भी उद्घाटन हुआ। दाहोद स्थित संयंत्र 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करेगा, जिसका निर्यात भी होगा।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ साल 2025 को रेलवे के ऐतिहासिक पुलों के लिए भी याद रखा जाएगा। बलखाती नदियां, गहरी खाइयां और बेचैन समंदर के ऊपर से गुजरते पुलों ने भारत की इंजीनियरिंग कुशलता का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया। ये पुल सिर्फ शहरों और क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को भी जोड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेनाब रेल ब्रिज की। ये जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। साथ ही चेनाब रेल ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परियोजना 272 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 36 सुरंगें और 943 पुल शामिल हैं। इस परियोजना के बाद से हर मौसम में अब कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से भी जुड़ी रहेगी। बात करते हैं नए पम्बन रेल ब्रिज की। जी हाँ, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, जिसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है और साथ ही 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट सेक्शन भी है। इसमें लिफ्ट सेक्शन के 17 मीटर ऊपर उठने से जहाजों की आवाजाही संभव हो पाती है। ट्रेन संचालन को रोके बिना समुद्री यातायात सुरक्षित रूप से चलता रहता है। वहीं तटीय परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए विशेष पॉलीस्लॉक्सेन की कोटिंग भी इस पे की गई है। नया पम्बन पुल तकनीकी नवाचार, सुरक्षा और स्थायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन के टावर ब्रिज और डेनमार्क, स्वीडन के ओरेसुंड ब्रिज जैसे विश्व प्रसिद्ध पुलों से इसकी तुलना की जाती है। साथ ही अगर बात की जाए अंजी ब्रिज की, तो अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन के कटरा बनिहाल सेक्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ब्रिज अंजी नदी घाटी से 331 मीटर की ऊंचाई पर है और ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। पुल को सहारा देने के लिए इसमें 96 केबलों का उपयोग किया गया है। साथ ही मजबूत डिजाइन के जरिए भूकंप झटकों को सहन करने की भी क्षमता ये पुल रखता है। तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सिर्फ 11 महीने में इस पुल का निर्माण हुआ। वहीं शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में मुंबई, कोलकाता, कानपुर और बेंगलुरु मेट्रो के नए खंड शुरू किए गए हैं, जबकि पुणे और लखनऊ मेट्रो के विस्तार को भी हरी झंडी मिल चुकी है। भोपाल के शामिल होने के बाद देश भर में 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं अब संचालित हो रही हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर का हो गया है। इसके साथ ही भारत गर्व के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। साथ ही दिल्ली मेरठ को रैपिड रेल यानी नमो भारत की कनेक्टिविटी भी मिली, जो भविष्य के विकास की रफ्तार का संकेत है। वहीं बिहार की पहली वंदे मेट्रो, जिसे नमो भारत रैपिड रेल भी कहा जाता है, जयनगर से पटना के बीच शुरू की गई। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। रेल की पटरियां अब सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि सपनों और विकास को भी जोड़ रही हैं। फिर चाहे समुद्र हो या पहाड़, भारत की रेल अवसंरचना अब नए भारत की रफ्तार को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। रेलवे के बाद अब बात करते हैं रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की बात हो या सड़क निर्माण की बात हो, हमने देखा किस तरीके से सड़क निर्माण के जरिए बुनियादी ढांचा विकास यहाँ पर भी संभव हो पाया है। और उसके साथ साथ न सिर्फ लॉजिस्टिक दक्षता जो है वो कम हुई है, बल्कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिला है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को रफ्तार देते हुए लगातार राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो रहा है, जिससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। सड़क निर्माण के जरिए आर्थिक वृद्धि, क्षेत्रीय संपर्क और लॉजिस्टिक्स दक्षता को मजबूत आधार दिया गया है। वर्ष 2025 में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मुरहा सुरंग का उद्घाटन किया, जिससे सोनमर्ग तक साल भर संपर्क सुनिश्चित हुआ। साथ ही लद्दाख तक पहुंच मजबूत हुई। सुरक्षा और रक्षा लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है।
वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई मार्च 2019 में 1,32,499 किलोमीटर थी, जो बढ़कर वर्तमान में 1,46,560 किलोमीटर हो गई है। यह वृद्धि सरकार की उस रणनीति को दर्शाती है जिसमें कनेक्टिविटी को विकास का मुख्य स्तंभ माना गया है। 4 लेन और उससे अधिक वाले राजमार्गों में तेज बढ़ोतरी से राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वर्ष 2019 में 31,066 किलोमीटर थी, जो लगभग 1.4 गुना बढ़कर 43,512 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इससे न केवल यात्रा का समय घटा है, बल्कि सड़क सुरक्षा और माल परिवहन की क्षमता में भी सुधार हुआ है। देश ने 2014 से 2025 के बीच 54,917 किलोमीटर से अधिक नए राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े हैं। सड़कों का ये विशाल नेटवर्क कृषि, उद्योग, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही सड़क अवसंरचना में बढ़ता निवेश, रोजगार सृजन, लॉजिस्टिक लागत में कमी और क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा दे रहा है। बेहतर सड़कों से न केवल वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही आसान हुई है, बल्कि दूर दराज के इलाकों को भी आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिल रही है। लेकिन 2025 सिर्फ सड़कें बनाने का साल नहीं था, ये साल था स्मार्ट रोड्स का। फास्टैग वार्षिक पास 25 लाख से ज्यादा यूजर्स ने अपनाया और गुजरात में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम, यहाँ गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ती नजर आईं। भारतमाला परियोजना के तहत हजारों किलोमीटर सड़कें पूरी हुई, जो व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास की एक नई लाइफलाइन बनी। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क नेटवर्क का ये तेज विस्तार भारत को एक अधिक जुड़ी हुई, प्रतिस्पर्धी और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर रहा है। इसके साथ ही भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर से अधिक का हो चुका है, जिसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सड़क नेटवर्क बन चुका है। बात करते हैं एविएशन सेक्टर को लेकर, जो कि एक अलग ही मुकाम पर नजर आया वर्ष 2025 में। वर्ष 2025 में टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों में, इसके साथ साथ दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहां भी हमने देखा किस तरीके से एविएशन को कनेक्टिविटी मिली और उसके साथ ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अलग ही पंख दिए। भारत का विमानन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है और आज यह देश में सबसे सफल और उभरते हुए क्षेत्रों में से एक माना जाता है। बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक विकास, मध्यम वर्ग की आय में वृद्धि और सरकार की सकारात्मक नीतियों ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस विकास की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में नए हवाई अड्डों का निर्माण, पुराने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। महज 11 वर्षों में अगर देखें तो भारत का हवाई नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। 2014 में देश में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, जबकि 2025 में ये संख्या बढ़कर 164 हो चुकी है। वर्ष 2025 में हवाई यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया। 2047 में हवाई अड्डों की संख्या 350 से 400 तक पहुंचाने का लक्ष्य भी है। सिर्फ बड़े महानगरों तक हवाई अड्डे अब सीमित नहीं रहे हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ साथ दूरदराज क्षेत्रों में भी हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। साथ ही पर्यटन, व्यापार, निवेश के साथ रोजगार के अवसर भी मिले हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों के समय की बचत हो रही है। साथ ही बढ़ते हवाई नेटवर्क का पूरा लाभ अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। हवाई क्षेत्र के विकास में उड़ान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योजना के तहत नए हवाई अड्डों का संचालन, पुरानी हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार और क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती किराए सुनिश्चित किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ और सस्ती बनी है। देश में बढ़ते हवाई अड्डों के साथ अब क्षमता विस्तार, तकनीकी आधुनिकीकरण और पर्यावरण अनुकूल संचालन पर ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार भी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ग्रीन एयरपोर्ट्स और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से भविष्य की मांगों के अनुरूप बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या अमरावती, तुतुकुड़ी और गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है।
आने वाले समय में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कई नए टर्मिनल बिल्डिंग और 3 नई एयरलाइन कंपनियां भी अपनी सेवाएं जल्द शुरू करेंगी। 2014 से 2025 के बीच हवाई अड्डों की संख्या में हुआ यह दोगुना इजाफा इस बात का संकेत है कि भारत तेज, समावेशी और आधुनिक परिवहन अवसंरचना की ओर निर्णायक कदम बढ़ा रहा है और बढ़ता हवाई नेटवर्क न केवल देश की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत विमानन बाजार के रूप में स्थापित हो रहा है। आने वाले वर्षों में तकनीक, हरित ऊर्जा और बेहतर नीतियों के साथ यह क्षेत्र भारत को एक वैश्विक उड्डयन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। एविएशन सेक्टर की उड़ान के बाद बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सेक्टर की। वर्ष 2025 में भारत का शिपिंग और पोर्ट सेक्टर की हम अगर बात करें तो यहाँ भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में यहाँ भी वर्ष 2025 में हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वो क्या उपलब्धि थी और उसके साथ साथ कैसे इस उपलब्धि के बाद भारत दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में और अग्रणी बन गया। भारत का समुद्री क्षेत्र और पोर्ट इंडस्ट्री अब सिर्फ घरेलू अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने बंदरगाह आधुनिकीकरण, जहाजरानी अवसंरचना का विकास, डिजिटल प्रक्रियाएं और समुद्री कौशल बढ़ाने जैसे अहम कदम उठाए हैं, जिनसे न केवल भारत की समुद्री क्षमता मजबूत हो रही है, बल्कि यह क्षेत्र निवेश, नवाचार और वैश्विक सहयोग के नए अवसर भी खोल रहा है। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिझम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। इससे न केवल विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत और समय में भी कमी आएगी। यहाँ बंदरगाह आधारित विकास, सागरमाला पहल और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई है। यह परियोजना न केवल आधुनिक अवसंरचना का उदाहरण है, बल्कि यह दर्शाती है कि भारत अब वैश्विक व्यापार के लिए सेवा प्रदाता और केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह और रॉटरडैम बंदरगाह के बीच सहयोग से हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के भंडारण, संचालन और भेजने की अत्याधुनिक सुविधाएं बनाई जा रही हैं। ये पहल न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक समुद्री आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण बनाएगी। बुनियादी ढांचे में विकास से देश की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में मजबूती आ रही है। भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 855 मिलियन टन से अधिक कार्गो संभाला, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। इसके साथ ही देश में 90% से अधिक व्यापार मात्रा का संचालन समुद्री मार्ग से होता है। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया। पोर्ट सेक्टर में 5.8 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश भी काफी महत्वपूर्ण हैं। 840 से ज्यादा परियोजनाएं पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र में प्रगति पर हैं। वहीं पीपीपी मॉडल से निजी निवेश और तकनीकी सहयोग भी बढ़ता हुआ नजर आता है। बंदरगाहों को रेल, सड़क और फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर डिजिटल और स्मार्ट पोर्ट सिस्टम लागू हो रहे हैं। वहीं तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग को भी बढ़ावा मिला है। तटीय क्षेत्रों में रोजगार और औद्योगिक विकास भी हो रहा है, जिससे भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जा सके। भारत ने नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली, दक्षिण कोरिया के साथ सिंगापुर, जापान, सऊदी अरब, श्रीलंका, म्यांमार और ओमान जैसे कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और समझौते किए हैं, ताकि समुद्री क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते खुल सकें। मुंबई में आयोजित हुए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 ने भी दुनिया भर के निवेशकों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा को दिखाया। इस दौरान कई बड़े निवेश और परियोजनाओं की शुरुआत हुई, जिससे पोर्ट क्षेत्र में 12 लाख करोड़ से अधिक के समझौते हुए। भारत के समुद्री बंदरगाहों में आधुनिकीकरण, निजी निवेश, रणनीतिक समझौते और क्षमता विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है।
वर्ष 2025 नौसैनिक अवसंरचना के लिए भी एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। अगस्त 2025 में भारत ने आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी, जो 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित हैं, 2 स्टेल्थ फ्रिगेट, इनको शामिल किया है। ये पहली बार है जब 2 प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्ड के प्रमुख युद्धपोत एक साथ कमीशन किए गए हैं। इससे न सिर्फ भारत समुद्री शक्ति में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है, बल्कि वैश्विक लॉजिस्टिक दिशा में भी महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में भारत विकसित हो रहा है। वर्ष 2025 में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट या स्टील नहीं था, बल्कि ये कहानी है रफ्तार की, रणनीति की, रोजगार की और राष्ट्र निर्माण की, जहां हमने देखा किस तरीके से सड़कें दूरियां कम कर रही हैं, रेलवे पहाड़ों को पार कर रही है और भारत का एविएशन और पोर्ट भारत को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है, क्योंकि ये नया भारत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कहता है वो करता है और इसको विकसित बनाने में लगातार लगा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।